Hello students, I am Neeraj Saini, chemistry teacher at competition.com। मैं यहाँ इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2015 के जो क्वेश्चंस आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उनका डिस्कशन करूँगा। इस ईयर 2015 में एक थर्ड एंड फिफ्थ दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन मैं लास्ट क्लास में डाल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का डिस्कशन मैं आज के वीडियो में करूँगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में स्टार्टिंग में कुछ पैराग्राफ में कुछ जनरल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादातर तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस हम लोगों का है IIT मेन का और एडवांस का उसी में से पूछे जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो सिलेबस के बाहर का है तो कुछ ना कुछ हिंट यहाँ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ जनरल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए वैरायटी ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। Nitrogen is present in several classes of natural products like alkaloid, nucleic acid, vitamins, etc. And these compounds have physiological effect। ठीक है, हमें वो तो हमें पता है। फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। स्टीरियोजेनिक सेंटर इज एन एटम bearing group such that an interchange of any two groups leads to a stereoisomer। ठीक है, कोई ऐसा एटम जिस पर दो ग्रुप को एक्सचेंज कर दें तो एक स्टीरियो आइसोमर बन जाए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कैन आल्सो बी कायरल एंड एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जनरल स्टेटमेंट है, इतना तो हमें पहले से आता है। इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। सम कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। ये चार कंपाउंड्स हैं, ये तीन कंपाउंड्स हैं, इनमें से कौन सा अकायरल है, कौन सा कायरल है। इनेंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, कायरल इनेंशियोमर्स कैन बी सेपरेटेड। देखो यहाँ इन्होंने तीन क्लास दिया हुआ है। अकायरल, एक एक ऑप्शन को ही देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाला है जिसमें अकायरल पूछा गया है। इसमें तो एक कायरल कार्बन भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा कायरल कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन भी इसमें कायरल एटम है, ये रहा कायरल एटम, ये रहा कायरल एटम। इतने सारे कायरल एटम्स हैं। हालांकि कायरल एटम होना इस चीज का इंडिकेशन नहीं है कि वो कंपाउंड कायरल होगा, लेकिन किसी कंपाउंड में कायरल एटम्स हों और वो सिमेट्रिकल ना हो, उनमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी ना हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है, क्योंकि ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकता। अगर कायरल एटम्स होने के बावजूद वो प्लेन सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, कायरल ही होगा। तो ये कायरल कंपाउंड है। बस देखना ये है कि कायरल में ऐसा कायरल है क्या जिसका इनेंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखो, इनेंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड का मतलब तो ये हो गया कि जैसे कि नाइट्रोजन का एसिमेट्रिक नाइट्रोजन वाला कोई कंपाउंड है और उसमें फ्लिपिंग हो रही है, तो एसिमेट्रिक नाइट्रोजन वाला कंपाउंड में फ्लिपिंग जब होती है तो वो उसका इनेंशियोमर बन जाता है। तो वो एक ऐसा रेसिमिक मिक्सचर बन गया, इनेंशियोमर्स का मिक्सचर बन गया जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कंपाउंड्स को तो सेपरेट किया जा सकता है, जो इनमें इंटरकन्वर्जन वगैरह ना हो, फ्लिपिंग वगैरह ना हो। नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें ये वाला जो कंपाउंड है इनेंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये तो बैठेगा नहीं। इनेंशियोमर्स को सेपरेट किया जा सकता है, इसके इनेंशियोमर जो भी बनेंगे, तो इसके लिए तो थर्ड लिख देता हूं, थर्ड इसके लिए बेस्ट बैठेगा। ये कंपाउंड देखो, इसमें एक कायरल नाइट्रोजन है, एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है, ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है। अब एसिमेट्रिक नाइट्रोजन अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में है, ये वाला पोर्शन ओपन चेन में ही है, तो रूम टेम्परेचर पर उस पर फ्लिपिंग हो सकती है। ये नाइट्रोजन कायरल एटम तो दिखाई दे ही रहा है हमें, लेकिन इसमें फ्लिपिंग हो सकती है। इसका इनेंशियोमर एक को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ का जो भी पर्टिकुलर फॉर्म होगा, मतलब बेस्ट ऑप्शन, ये अकायरल तो नहीं बोलोगे आप इसे, तो ये कायरल ही है जिसको सेपरेट किया जा सकता है। हालांकि नॉर्मल स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूँ ना, ये रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में होता है तो अकायरल होता है, बट यहाँ स्टेटमेंट तीन दिए हुए हैं, 3 पॉइंट बोले गए हैं। तो ये कायरल और कैन नॉट बी सेपरेटेड वर्ड तो फिर अकायरल के साथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे इनेंशियोमर इसके हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो सेकंड इसके लिए बैठ जाएगा। ये कंपाउंड है, इसमें ये रहा एक कायरल एटम और एक ही कायरल एटम है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसमें भी कोई रेसमाइजेशन जैसा कुछ नहीं होगा, मतलब एसिमेट्रिक नाइट्रोजन भी नहीं है हालांकि, और कोई फ्लिपिंग वगैरह जैसा कोई लफड़ा भी नहीं है। तो ये कायरल कंपाउंड होगा और इसके इनेंशियोमर को सेपरेट किया जा सकता है। थर्ड
इसके लिए सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ कंपाउंड दिया है, एल्कलॉइड्स आर बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन। एक प्लस मॉस्केरिन है, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है मॉस्केरिन, जो कि पॉइजनस कंपाउंड है। ठीक है, मशरूम में पाया जाता है, ये वाला कंपाउंड है। अब क्वेश्चन है, इस पहले स्टेटमेंट दे दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्रॉ द एनेंटियोमर ऑफ प्लस मॉस्केरिन। ये वाला जो कंपाउंड है जो कि प्लस वाला था, इसका एनेंटियोमर बताना है, मतलब इसका मिरर इमेज बनाना है। तो मैं यही बना देता हूँ, यही इसका मिरर इमेज बना दो। देखो दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट मिरर इमेज बना दो, जो पोर्शन उस तरफ है वो इधर लिख दो। तो ये लो, ये बना देता हूँ मैं। ये ऑक्सीजन रहा, इस पोजीशन पर प्लेन से ऊपर की ओर है नाइट्रोजन, और फिर उस पर 2 मिथाइल है, Me2 कर देता हूँ। डॉटेड लाइन पर हाइड्रोजन है, ये प्लेन से नीचे रहेगा। ये वाला जो कार्बन है वो ये होगा इस जगह, यहाँ प्लेन से ऊपर ऑब्वियसली मिथाइल होगा, ये CH3 होगा। प्लेन से ऊपर CH3 है और H डॉटेड लाइन पर है। ये कार्बन है ये वाला, इसमें H प्लेन से ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी H प्लेन से ऊपर ही आना चाहिए। तो यहाँ H प्लेन से ऊपर होगा और डॉटेड लाइन पर OH होगा। एक तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। एक और तरीका है कि आप ऐसा करो ना, इसमें 3 कायरल एटम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तीनों पे एक एक चेंज कर दो, क्योंकि कायरल एटम पे अगर ऑड चेंज करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। और किसी कंपाउंड में जितने भी कायरल एटम है, इसमें 3 कायरल एटम है, सभी पे ऑड चेंज कर दोगे तो ये एनेंटियोमर बन जाएगा। तो इसका ऐसा भी किया जा सकता है कि जैसा स्ट्रक्चर दिया है, इसमें इस कार्बन पे ऑड चेंज कर रहा हूं, ये तो मैंने एनेंटियोमर मिरर इमेज बना के दिखा दिया। अब इस कार्बन पे मैं ऑड चेंज कर रहा हूं, कहने का मतलब इसमें डार्क लाइन पर तो आ जाएगा H, और डॉटेड लाइन पर जो होगा वो नाइट्रोजन और 2 मिथाइल। ठीक है, इसमें डार्क लाइन पे H आ जाएगा, H नहीं सॉरी OH, और डॉटेड पर H कर देता हूं। यहाँ डॉटेड लाइन पर चला गया मिथाइल, और डार्क लाइन पर प्लेन से ऊपर की ओर कर दिया H। ये दोनों कंपाउंड सेम है, एक ही है। इसको उठाकर यूं कर दोगे ना तो यही बन जाएगा। इसको उठाकर ऐसे चेंज कर दो, यही बन जाएगा। जो प्लेन से ऊपर की ओर दिखा रखे हैं ना ग्रुप, उठा के ऊपर करोगे तो वो जो प्लेन से ऊपर की ओर ग्रुप है वो नीचे की ओर चले जाएंगे, ये स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। तो ये इसका एनेंटियोमर मैंने बना दिया, स्टीरियोआइसोमर। चले आगे। सेवरल एल्कलॉइड्स अकर्स इन ओपियम विच इज एन नार्कोटिक ड्रग। ओपियम अफीम के बारे में बात की जा रही है। अफीम में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उससे नशा वगैरह हो जाता है, नर्वस सिस्टम पे वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, है ना, जिसमें मॉर्फिन है, कोडीन है और हेरोइन है और भी हैं। हाँ, तो मॉर्फिन इज एन वन ऑफ देम। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। इट इज एनाल्जेसिक एंड यूज इन पेन रिलीफ में इसका यूज किया जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर है मॉर्फिन की, ये है मॉर्फिन, मॉर्फिन। ठीक है, हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मॉर्फिन, तो ये तो डायरेक्ट बताना है। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये रहा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर जिस पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये रहा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कायरल सेंटर, ये रहा कायरल सेंटर। ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल इसमें शो नहीं कर सकता क्योंकि रिंग के अंदर की ओर है। 6 मेंबर रिंग में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं तो ज्योमेट्रिकल इसमें शो नहीं करते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं काउंट करेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर में काउंट नहीं करेंगे। एक ये रहा, इस पे भी चारों ग्रुप डिफरेंट है। कायरल एटम समझते हैं आप लोग, जिस पे ऐसा कार्बन जिस पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो। हालांकि ये नाइट्रोजन भी, इस पे भी तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है। तो ऐसा मत करना कि कार्बन ही कायरल एटम होता है, नाइट्रोजन भी कायरल एटम होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन भी कायरल एटम है, तो उसने एटम ही तो पूछा है, कायरल सेंटर से तो पूछा है, कायरल कार्बन थोड़ा ना पूछा है। तो आंसर हो जाना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6 आंसर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ सुनना, ये जो पेपर्स हैं इनमें ना ये इस तरीके से आंसर देना था कि टिक नहीं करना था, ऐसा क्रॉस करना था, ऐसे क्रॉस,
कि जो आपका आंसर हो उसे टिक मार्क कर दें, पर मैं तो नहीं करूँगा क्रॉस, मैं तो टिक ही करूँगा। तो इसमें आंसर 6 है, 6 इसका आंसर है। चले आगे, हेरोइन का स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब। ये मॉर्फिन था, एक बार स्ट्रक्चर देख लूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे फिर बनाना पड़ेगा इसे। मॉर्फिन आपको याद नहीं करना है, कहाँ ज़रूरत है इसे याद करने की। चले नेक्स्ट पेज पर। The Hoffman exhaustive methylation is a method used in structural determination of alkaloids। ठीक है, ये मैंने हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर ही ये चीज़ें आती हैं। The reaction involves quaternization of the nitrogen followed by elimination to yield an alkene as one of the product. It is systematically represented below schematically। ठीक है, ये रिएक्शन, ये कोई कंपाउंड है, टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन की रिएक्शन कराई, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है मैंने ये। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ये देखो, कोई अमीन है, ये रहा अमीन, ये तो मैंने प्राइमरी अमीन लिया। इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, हालांकि इन्होंने पहले से ही टर्शरी अमीन लिया है, इसको क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में ली जाती है, जिससे कि नाइट्रोजन पर मिथाइलेशन होगा। एक मिथाइल आएगा, फिर दूसरा मिथाइल आएगा, फिर तीसरा मिथाइल आएगा, ऐसे 3 मिथाइल आ गए। 2 मिथाइल तो आ चुके हैं, टर्शरी अमीन बन गया, तब भी ये लोन पेयर फिर अटैक करता है। कुल मिला के क्वाटरनरी सॉल्ट बनाने का ये मेथड है, ये डिटेल में पढ़ाया जा चुका है अमोनोलाइसिस में या एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स में। और बनता क्या है, आयोडाइड सॉल्ट। ठीक है, फिर इसका किया जाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। वैसे इसमें Hg2O दिया हुआ है एक्वस मीडियम में, तो वही बनेगा। यहाँ सिल्वर आयोडीन के साथ बाहर निकलेगा, ये लो जी सिल्वर आयोडीन के साथ इजीली पीपीटी में आता है और हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनता है। ये रहा हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, यहाँ Me3 है और यहाँ सॉल्ट है हाइड्रोक्साइड का। अब यहाँ जैसे ही इसे हीट किया जाता है तो इस लिविंग ग्रुप के जस्ट बीटा पोजीशन से, ये रही बीटा पोजीशन, ये रही बीटा पोजीशन, वैसे उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव कर लिया जाता है इस OH द्वारा, जहां से स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, या स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम ना बोल के मुझे बोलना चाहिए जहां का H ज्यादा एसिडिक है। तो प्राइमरी कार्बन का H ज्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी का कम होता है। ये मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर लिया जाता है। OH माइनस इस H+ को ले जाएगा, मतलब H2O निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन ये गए और यहां से टर्शरी अमीन एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकलती है। मेजर प्रोडक्ट जो था वो मैंने बना दिया, यहाँ NMe3 एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और वाटर निकल ही चुका है। इस तरह से एल्कीन बनती है। लेकिन क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बता दिया था कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में ऐसे होता है, उनके स्टेप्स मैंने बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो इस जनरल स्टेटमेंट था आगे वाले क्वेश्चन के लिए। द डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन इज हेरोइन। ठीक है, विच इज ऑल्सो ए नार्कोटिक ड्रग, ये मैं बताया। हेरोइन इज सब्जेक्टेड टू हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन टू एलिमिनेट नाइट्रोजन कंप्लीटली टू ऑब्टेन प्रोडक्ट ए। अगर हेरोइन का में से नाइट्रोजन कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए इस मेथड से, तो कंपाउंड ए एक प्रोडक्ट बनता है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना पड़ेगा, पर ये समझ लो कि स्ट्रक्चर रिएक्शन होती कैसे है। देखो, अभी हम लोगों ने मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बनाया था, मैं जो बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये रिएक्शन बड़ी होने वाली है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन था बीच में, यहाँ OH है, यहाँ OH है और ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड था और ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई थी। यहाँ नाइट्रोजन था। ये तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। अब इस मॉर्फिन में हम लोगों ने डाई एसिटाइलेशन किया। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे किसी अल्कोहल के रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दें तो एसिटाइलेशन हो जाता है। एसिटाइल, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहा जाता है, ये वाला ग्रुप, जिसे शॉर्ट में AC मतलब से भी इंडिकेट कर दिया जाता है। तो यहाँ OAC मतलब एसिटाइलेशन होगा इस जगह। ये स्ट्रक्चर है हेरोइन का, हेरोइन, हीरोइन मान लो, ठीक है, हेरोइन का।
और इसमें से ये नाइट्रोजन कंप्लीटली रिमूव करना है, तो इसका 2 बार मिथाइलेशन कराना पड़ेगा, ये हॉफमैन मिथाइलेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन में एक मिथाइल और जोड़ोगे, फिर उसमें से एक बॉन्ड बीटा पोजीशन का बॉन्ड निकलेगा नाइट्रोजन के साथ में, है ना। फिर जैसे नाइट्रोजन का एक बीटा बॉन्ड टूट भी गया किसी साइड से, लेकिन नाइट्रोजन दूसरी साइड से तो जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें 2 तरीके से दो बार इसमें हॉफमैन मिथाइलेशन करना पड़ेगा। तो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। इसकी रिएक्शंस, इसकी स्ट्रक्चर मुझे बार बार बनानी पड़ेगी, इसलिए इसको कॉपी मार के मैं तुम्हें 2-3 बार पहले से बना के रख देता हूँ यार, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिटाने पड़ेंगे, मिटा लेंगे, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, 2-3 बार बनानी पड़ेगी। लो चलो, इसकी रिएक्शन किया, मिथाइलेशन किया। मैं उस हॉफमैन मिथाइलेशन के हर स्टेप को बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा। एक्सेस में लेके मिथाइलेशन किया, टर्शरी अमीन से क्या बनेगा? क्वाटरनरी अमीन। क्वाटरनरी अमीन में यहाँ मिथाइल आ गया, यहाँ प्लस और आयोडाइड का सॉल्ट, ठीक है। फिर इसमें डाल दिया आता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड डालते सिल्वर आयोडाइड का तो बन जाएगा पीपीटी, और यहाँ आयोडाइड सॉल्ट की जगह कौन सा सॉल्ट बन गया? हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बन गया। अब इसे हीट किया गया। अब हीट करोगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन की बीटा पोजीशन से H निकालेगा। अब नाइट्रोजन की बीटा पोजीशन पर H कहां कहां है? नाइट्रोजन का ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, एक H यहां है। नाइट्रोजन की ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, यहां H है। नाइट्रोजन की ये अल्फा पोजीशन, यहां भी बीटा पोजीशन, यहां H है। ये कार्बन नहीं है बीच में, ये ग्रुप प्लेन से ऊपर की ओर है। ये ग्रुप प्लेन से, ये बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेन से ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर डार्क लाइन में इंडिकेट कर रहा हूं मैं। ये CH2 ऊपर है, फिर CH2 है, फिर मिथाइल है, यहां कार्बन नहीं है। तो इन 3 पोजीशन पे बीटा H है। तो कौन सा बीटा H निकलेगा? मैंने कहा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो बीटा H ज्यादा अमाउंट में निकलेगा। तो यहां का बीटा H अगर निकल जाए, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं कि H+ निकलने के बाद में एनायन की स्टेबिलिटी देख लो, जितना स्टेबल एनायन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यहां से अगर H+ निकल गया, एसिड के लिए बोल रहा हूं, तो यहां का नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, अच्छी बात है। यहां से अगर H+ निकल गया तो यहां का नेगेटिव चार्ज कोई रेजोनेंस नहीं करेगा, बुरी बात है। यहां से जब H+ निकलेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज इस एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक H है, इसका जो एलिमिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हीट करने पर ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, ग्रीन कलर से तोड़ूंगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि बॉन्डेड है दूसरी साइड से, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए? स्ट्रक्चर क्या बननी चाहिए? देखो पहले तो यहां तो ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा और यहां एक नया बॉन्ड बनेगा इस जगह, और एक मिथाइल तो यहाँ पहले से है ही, और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, पहले पॉजिटिव चार्ज था। ये लो, ये फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हुआ, मतलब तीनों स्टेप बता दिए। ओवरऑल ये कहलाती है मिथाइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो एक बार हो गया, लेकिन कंप्लीट नाइट्रोजन नहीं निकला इसमें। कंप्लीटली नाइट्रोजन निकालना है तो आपको दूसरी बार और करना पड़ेगा, फिर बीटा H निकलेगा। तो अब मैं इसका दूसरी बार, मेजर प्रोडक्ट ये है भाई, हालांकि माइनर प्रोडक्ट ये भी हो सकता था कि यहां से H निकल जाता, ये माइनर होता, मेजर ये होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब अगेन ये रिएक्शंस को दोहराया गया, मतलब फर्स्ट स्टेप में मिथाइलेशन किया, पहले से ही एक क्वाटरनरी अमीन है, सॉरी टर्शरी अमीन है, इसका मिथाइलेशन किया हाई टेम्परेचर पर, एक मिथाइल और आ गया होगा, मैं डायरेक्ट ही करूंगा अब मैं। फिर उसके बाद में इसमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाल दिया गया होगा, ठीक है। यहां पर एक और मिथाइल आ चुका है यहां से, और उस पर क्या हुआ? OH ग्रुप भी आ गया, ठीक है। अब इसको हीट किया गया थर्ड स्टेप में। हीट करते ही नाइट्रोजन की ये जो बीटा पोजीशन है, ये वाली जो बीटा पोजीशन, इस जगह से H निकलेगा। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देख लो, बीटा पोजीशन ये वाली है, यहां का H निकलेगा, यहां जो मिथाइल होगा वो टूट के बाहर निकलेगा, और यहां H निकलेगा, तो इस जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे तो अब डायरेक्ट ही करना चाहिए, और मुझे लगता है कि बच्चे होशियार हैं, बच्चे समझदार हैं,
तो ये बॉन्ड तोड़ दिया। अब मैं बॉन्ड लगा देता हूँ, कहाँ कहाँ नया बॉन्ड बनेगा। एक तो यहाँ बॉन्ड बन ही चुका है इस जगह, ठीक है, और यहाँ एक बॉन्ड और बनेगा, ये वाला। ये जो कार्बन था ना उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, थोड़ा छोटा बता रहा हूँ, ये ग्रुप हो गया। और यहाँ 3 मिथाइल आ ही चुके थे इस कार्बन का, यहाँ जो कार्बन नहीं है वाला, इसका बॉन्ड टूट ही चुका है, ये बनेगा। ये कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर है, कंपाउंड ए, ये है कंपाउंड ए, ठीक है। अब कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर, तभी तो जनरल स्टेटमेंट चल रहे थे, पूछेगा नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस में। स्ट्रक्चर में कॉपी मार लेता हूँ यहीं से, है ना, थोड़ा कॉपी मार लेता हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा पर ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। चलो नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द हेरोइन। हेरोइन जो थी, ये वाली हेरोइन, इस हेरोइन से नाइट्रोजन को कंप्लीट रिमूव करना हुआ तो कितनी बार मिथाइलेशन किया आप लोगों ने? 2 मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़े, 1 मिथाइल तो पहले ही आया था, तो 2 बार मिथाइलेशन करना पड़ा, तब जाके ये रिएक्शन हुई। तो 2 टाइम्स हो जाएगी, ये तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इस पर, ये आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े। ए का स्ट्रक्चर बताओ, तो इसको ए का स्ट्रक्चर बताओ भाई, 1 मिनट, ए का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा वरना। हाँ, ए का स्ट्रक्चर बताओ, तो ए का स्ट्रक्चर एक पेस्ट कर दिया, हाँ ये रहा, ए का स्ट्रक्चर पेस्ट किया, यही तो बनाया अभी मैंने, ये लो, काम खत्म। चले आगे, ए का स्ट्रक्चर बढ़ा चुका हूं मैं। आगे सुनो, ए इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। याद है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन की रिएक्शन होगी, ब्रोमीन एब्जॉर्ब कर लेता है ये एल्कीन, और जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने ही ब्रोमीन एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि एक्सेस में डाल दिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन कंज्यूमिंग बाय द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए में जो है, ए के कितने मॉलिक्यूल, ए का 1 मॉलिक्यूल ब्रोमीन को, कितने ब्रोमीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पूछा है। 1 मिनट, कंट्रोल वी, अब नहीं होगा यार, ये छोड़ो, वापस पीछे चलते हैं। ये वाला जो कंपाउंड ए है, इसमें 3 आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। एरोमेटिक रिंग के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ब्रोमिनेशन नहीं होगा, मतलब वो ब्रोमीन बॉन्ड टूटेंगे नहीं, केवल ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ब्रोमिनेशन होगा। तो कितने मोल चाहिए? 3 चाहिए, ये आंसर हो गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 है उसमें, कंपाउंड ए में, ठीक है। आगे बढ़ें। Another interesting class of nitrogen containing alkaloids is the indole alkaloids that contain the indole ring। ये indole ring का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है indole and its derivatives are synthesized by the Fischer indole synthesis। अब फिशर इंडोल सिंथेसिस अपने सिलेबस में नहीं है, बट उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ जरूर मिल जाएगा। That involves an interesting acid catalyzed rearrangement of an aryl hydrazone as represented below। यहाँ पर ये एराइल हाइड्राजोन दिया हुआ है, आपको आइडिया होगा हाइड्राजोन बनता कैसे है। किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करवा दी जाए फिनाइल हाइड्राजीन से, तो ये रहा फिनाइल हाइड्राजीन, ये फिनाइल हाइड्राजीन है। इससे जब रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बन गया फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन हो गया। उसी तरह का कुछ कंपाउंड है, जैसे ये एरोमेटिक रिंग रही, यहाँ NH है, फिर यहाँ N डबल बॉन्ड और जो भी ग्रुप अटैच्ड है, क्लियर है। अब इस फिनाइल हाइड्राजोन की में जिंक और एसिड डाल दिया गया, तो ये इंडोल डेरिवेटिव बना। इसके लिए मुझे फिशर्स इंडोल सिंथेसिस बताना पड़ेगा, हालांकि ज़रूरत नहीं है तुम्हें, IIT JEE मेन और एडवांस के लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इस रिएक्शन में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे आगे इसका जो पार्ट दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, पर भी मैं एक रिएक्शन समझा देता हूँ आप लोगों को फिशर इंडोल सिंथेसिस के बारे में, कि ये होती किस तरीके से,
ठीक है। क्या है? फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस। देखो ये तो है फिनाइल हाइड्राजीन NH2 और इसकी रिएक्शन कर दी गई है किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। जैसे इस रिएक्शन में लिखा हुआ है वैसे ही चलता हूँ उसी तरीके से। इस तरह का हाइड्रोजन बनाना है हमें। तो ये रहा R', जानबूझ के वैसा ही कंपाउंड ले रहा हूँ मैं। ये रहा कीटोन और ये रहा R। इसकी रिएक्शन होगी, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो क्या बनना चाहिए? यहाँ PH ही कर देता हूँ यार, बार बार लिखना पड़ेगा वरना ज़रूरत पड़ेगी एरोमेटिक रिंग की। और यहाँ नाइट्रोजन H N डबल बॉन्ड और वो कंपाउंड, वो फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव जो अभी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। इससे इंडोल कैसे बना होगा उसके बारे में मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा था। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में टॉटोमेरिज्म होगा और टॉटोमेरिज्म से यहाँ ये वाला जो इस पोजीशन का H है वो तो आ जाएगा इस जगह और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। ऐसा बनता है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये NH, ये तो पहले से ही है, और यहाँ ये R डबल बॉन्ड, यहाँ R और यहाँ नाइट्रोजन पर H, डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पर H, कुछ इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें होता है एक रिएक्शन जिसे सिग्माट्रोपिक 6-3-3 सिग्माट्रोपिक एडिशन कहा जाता है। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन का बॉन्ड इस एरोमेटिक रिंग के साथ बनेगा। क्या हुआ फाइनली? ये 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है जिसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का ही एक पार्ट है और इसमें इस तरह की रिंग बनेगी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा इस कार्बन के साथ जिसके साथ R जुड़ा हुआ है, R' जुड़ा हुआ है, वहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर R, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और यहाँ H तो पहले से ही है था और यहाँ डबल बॉन्ड NH, ऐसे होगा। ठीक है। इसमें बहुत इजीली एरोमेटाइजेशन हो सकता है क्योंकि अगर ये H वापस पहुंच जाए, यहाँ से डबल बॉन्ड बने और ये H एरोमेटाइजेशन कर ले तो ये वाला H तो पहुंचा इस जगह और ये रहा नाइट्रोजन जिस पर ये H शिफ्ट होके आ जाएगा। तो ऑटोमेरिज्म बोलो या एरोमेटाइजेशन बोलो, कुल मिला के हुआ क्या, एरोमेटिक रिंग बन गई, एरोमेटाइजेशन। ठीक है। और बना डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ R' R और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये वाला। अब आप याद करो कि किसी कीटोन पर NH2 ग्रुप का जब रिएक्शन होता है, अमीन ग्रुप का एडिशन होता है जिससे कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि ये नाइट्रोजन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करते हैं। इस कारण से कार्बन और यहाँ OH बनता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ऐसा ही कुछ होता है। फिर फाइनली H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। नहीं, डबल बॉन्ड तो है ही, हाँ डबल बॉन्ड बन जाते हैं। सेम वही रिएक्शन यहाँ पर भी हो सकती है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करे इस जगह पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर और यहाँ NH2 बने, तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट यहाँ बनता है। जैसे C डबल बॉन्ड O कीटोन की रिएक्शन NH2 से होती है वैसी रिएक्शन ये भी है और डबल बॉन्ड बना। ये फिशर इंडोल सिंथेसिस का तरीका है। यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इस कार्बन पर नाइट्रोजन और यहाँ का एक H यहाँ पहुँच गया NH2 R' R। ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा कि यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ से अमोनिया निकल जाता है जिससे ये रिंग भी एरोमेटिक रिंग बन जाए। तो यहाँ से अमोनिया रिलीज होता है
और ये बन जाता है इंडोल। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ R और यहाँ R, ये R डैश है। ये इंडोल जो डेरिवेटिव था कुछ इस तरीके से बना था। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट पेज पर ही आपको दिखाया, ये जरूर इस मैकेनिज्म से बना होगा जो मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बताई। क्लियर? अब हम लोग इसका आगे का पोर्शन देखते हैं, क्या तरीका है, क्या कहना चाहता है। द फॉलोइंग इंडोल डेरिवेटिव वॉज सिंथेसाइज्ड बाय द इंडोल सिंथेसिस यूजिंग ए कार्बोनाइल कंपाउंड B एंड ए सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल हाइड्राजीन डेरिवेटिव C। ये जो कंपाउंड बना है किसी ये इंडोल डेरिवेटिव जो बना है ये किसी कार्बोनाइल कंपाउंड और किसी फिनाइल हाइड्राजीन के डेरिवेटिव में फिशर सिंथेसिस करने से बना है, फिशर इंडोल सिंथेसिस करने से बना है। तो वो कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे? देखो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं देखो इसको उसी तरीके से रोटेट करके लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा ब्रेन तो कुछ इसी तरीके से काम करता है कि मैं कंपैरिजन करूँगा पिछले किसी कंपाउंड के साथ में जो अभी हम लोगों ने इंडोल बनाया ना, उस जैसी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये वाला कंपाउंड वही नाइट्रोजन है, यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया R डैश, और यहाँ ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड O इथाइल। अब बताओ इस रिएक्शन में जो अभी आपको पिछले पेज पे मैंने जो रिएक्शन बताई, इस रिएक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैंने एडिशनल बताया। इसने कहा कि ये कंपाउंड था, फिनाइल हाइड्राजोन था, उससे ऐसा इंडोल कंपाउंड बना। आइडिया आपको लगाना था कि यार यहाँ R डैश ग्रुप था, यहाँ R था और यहाँ इस तरह से आया, और इन्होंने दूसरे कंपाउंड से इसका कंपैरिजन करके पूछ लिया। तो ये श्योरली R डैश जैसा है, ये R जैसा है, तो क्या किस कंपाउंड से बना होगा? ये जो होगा ये जरूर बना होगा किससे? फिशर इंडोल सिंथेसिस से पहले ही क्या रहा होगा? कुछ इस तरह का रहा होगा, फिशर इंडोल सिंथेसिस इस पे किया गया। अरे यार, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा। यहाँ नाइट्रो है और यहाँ नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर जो R था, याद करो R और R डैश ही तो था, देख लो ये R डैश है, ये R है, यहाँ ये R डैश, ये R है, बस कंपैरिजन ही तो करना है मैं। तो इसकी जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ तो लगा दूंगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और इस R की जगह ग्रुप लगा दूंगा ये वाला, बस हो गया काम। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये है C डबल बॉन्ड O इथाइल, ये वाला कंपाउंड है। अब ये क्वेश्चन में पूछा है, वापस बढ़ते हैं, कि इस कंपाउंड का सिंथेसिस किसी कार्बोनाइल कंपाउंड और फिनाइल हाइड्राजीन डेरिवेटिव से किया गया, वो कौन थे? तो ये कंपाउंड जो बना है ना, ये फिनाइल हाइड्राजीन और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा रहा होगा उसको पहचान के बता देते हैं। यहां नाइट्रोजन ये H है और यहाँ नाइट्रोजन NH2 रहा होगा, और ये बॉन्ड बना है, इसमें C डबल बॉन्ड O इस जगह और यहाँ से 2 H निकले हैं, तो ये है ऐसा ग्रुप। ऐसा ग्रुप रहा होगा वो C2H5, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड B, तो ये वाला तो कार्बोनाइल कंपाउंड था, और फिनाइल हाइड्राजीन C इससे बना है, तो मैंने B और C दोनों बता दिए। इन दोनों में से H2O का मॉलिक्यूल निकला होगा, तब जाके ये कंपाउंड बन सकता है। इनमें से H2O का मॉलिक्यूल निकला है, तब ये फिनाइल हाइड्राजीन बना है। इसमें फिशर इंडोल सिंथेसिस करके ये बना है। ये कंपाउंड दोनों सेम ही है, थोड़ा लिखा अलग तरीके से। चलें आगे, चलो नेक्स्ट है एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स दैट कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस्ड टू एराइल हाइड्राजीन and can be used to prepare aryl hydrazone. They are also used to prepare
इन विच केस दे फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल। आप समझना क्या कह रहे हैं। ये इन्होंने कहा है कि जो फिनाइल हाइड्राजीन होता है उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है डाईएजोनियम सॉल्ट से। जैसे ये कंपाउंड है, ये डाईएजोनियम सॉल्ट ही है, ये है डाईएजोनियम सॉल्ट। इस डाईएजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन किया जाए, इस सॉल्ट का रिडक्शन करके हम फिनाइल हाइड्राजीन बना सकते हैं। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन बनेगा इसमें कुछ इस तरह से, SN प्लस HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कर दें तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन। और फिर इसकी रिएक्शन किसी कीटोन से कर दोगे तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ये मैंने बताया था तुम्हें अभी। ये हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, खैर इसमें क्वेश्चन के अंदर इस स्टेटमेंट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम आयन। देखो बेंजीन डाईएजोनियम आयन ये है, नाइट्रोजन प्लस, और जैसे क्लोराइड आयन होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इनमें भी क्या होता है, रेजोनेंस हो सकता है। हालांकि एरोमेटिक रिंग में तो रेजोनेंस हो ही सकता है, उसकी तो कोई खास बात नहीं है। इनमें भी रेजोनेंस हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ये वापस चला जाए नाइट्रोजन के पास, ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम आयन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो इस नाइट्रोजन पे आएगा, इस नाइट्रोजन पे। क्लियर है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन डाईएजोनियम आयन में इस तरह से रेजोनेंस होता है, एरोमेटिक रिंग में भी रेजोनेंस हो सकता है, उसको मैंने इंडिकेट नहीं किया। चले आगे, नेक्स्ट है एरीन डाईएजोनियम सॉल्ट कपल विद एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक कार्बन एटम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड टू फॉर्म एजो डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे देखो ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, इस मिथाइलिन ग्रुप पर दो दो अच्छे खासे -M ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोल देता हूँ मैं कई बार। ये लिखा हुआ है द इनिशियल एजो कंपाउंड टॉटमराइज टू the hydrazो derivative if a given compound does not permit such a tautomerization, the compound may lose suitable group from the coupling side to allow for the tautomerization। ठीक है, जो कहा है उस हिसाब से बात करते हैं हम लोग। ये रहा एक डाईएजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से करा दी बेसिक मीडियम में। तो फर्स्ट स्टेप में बेस ने यहाँ से इसका H निकाल लिया होगा, जब इसमें से एसिडिक H बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ से H निकलते ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस करने के कारण स्टेबल हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का एनायन बनेगा। ठीक है, ये वाला एनायन बनेगा। ये एनायन रिएक्शन कर सकता है इस डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ। डाईएजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है इस डाईएजोनियम सॉल्ट का। यहाँ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा मैंने कि यहाँ पॉजिटिव और ये Cl-, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के क्या होगा कि कुल मिला के इससे HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकला और इस कार्बन का बॉन्ड यहाँ बन गया, तो ये बन गया एजो कंपाउंड। कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होना उसे एजो कंपाउंड कहा जाता है। ये एक एजो कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, यहाँ CH है, यहाँ COOET है, और यहाँ COOET है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें टॉटोमराइजेशन हो सकता है। ये पैराग्राफ कहता है कि इसमें टॉटोमराइजेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। ये वाला H शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, इस जगह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और ये H शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये क्या बना, CH3 और NH और N डबल बॉन्ड C, COOET एंड COOET। ठीक है, ये बन गया। ये तो वही कंपाउंड बना दिया यार, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसका वो फिशर इंडॉल सिंथेसिस कराया जा सकता है। क्लियर है।
हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पैराग्राफ में बोला है कि अगर H ना हो, कोई ग्रुप हो, अगर टॉटोमेरिस के लिए H अवेलेबल ना हो, कोई ग्रुप हो, तब भी इस तरह का कंपाउंड बन जाता है माइग्रेशन वगैरह से। ठीक है, फिर आगे है कंपाउंड J इज एन एल्कलॉइड एंड रिडॉक्स कोफैक्टर फॉर एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड प्लेज अ क्रिटिकल रोल फॉर सेल सिग्नलिंग पाथवे। ये कंपाउंड J है, ये कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, अब आगे कहता है कंपाउंड I इज अ की इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड J। इस कंपाउंड J के लिए एक इंटरमीडिएट कंपाउंड I, जो कि शायद आगे पूछेंगे, I जो है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। दिस सिंथेसिस पाथ इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। जो हाइड्राजोन की रिएक्शन चल रही है ना, वो इसके बीच में बनता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड कंप्लीट द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड I। देखो इस रिएक्शन में वो जो कंपाउंड I के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कंपाउंड J के फॉर्मेशन में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, वो कंपाउंड I के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे कि कंपाउंड I बनेगा। ये हाफ स्टेप तो यहाँ दिया हुआ है, हाफ स्टेप इसके नेक्स्ट पेज पर दिया है। कंपाउंड I हमें बनाना है इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन में हिंट भी दिया है कि वो फिनाइल हाइड्राजोन जो डेरिवेटिव होता है ना, वो भी इसमें बनता है। चलो एक एक स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से की गई है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन होगा। एसिटाइलेशन यहाँ केवल अमीन ग्रुप का हो सकता है, तो एसिटाइलेशन कर देते हैं अमीन ग्रुप का। तो यहाँ तो नाइट्रो है, पढ़े रहने दो इस नाइट्रो को तो, और यहाँ OCH3 है, इसे भी पढ़े रहने दो, और यहाँ NH और C डबल बॉन्ड OCH3 है। ये एसिटाइलेशन हो गया। ठीक है, अमाइड ग्रुप बन गया। फिर इस अमाइड ग्रुप का किया हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया पैलेडियम के प्रेजेंस में 3 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन किया गया है, कुल मिला के मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ईथर का तो होता नहीं है, अमाइड का भी नहीं होता। इस नाइट्रो ग्रुप का तो रिडक्शन हो सकता है, तो हाइड्रोजनेशन होगा केवल और केवल नाइट्रो ग्रुप का, और नाइट्रो ग्रुप यहाँ रिड्यूस होकर बन जाएगा NH2 और OCH3 और फिर NHC डबल बॉन्ड OCH3। इस कंपाउंड E में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड E की रिएक्शन किया गया है फिर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, सिंपल सी रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ बन गया डाइएजोनियम सॉल्ट। यहाँ N2Cl माइनस और यहाँ NHC डबल बॉन्ड OCH3 और OCH3, ये कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको। ये FY डाइएजोनियम सॉल्ट है, एक बार वापस बनाना पड़ेगा मुझे कि यहाँ बना है डाइएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ OMe, और यहाँ इस तरह से अमाइड। ये देखो जो स्टेटमेंट देता है ना, उससे रिलेटेड पॉइंट पर ही ले आता है बार बार में। ये डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा रहा है। अब देखो एसिडिक H से, यहाँ एसिडिक H है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस कार्बन पर एक और तो ये कीटोनिक ग्रुप अटैच्ड है, और दूसरी और ये एस्टर ग्रुप अटैच्ड है, COOCH3। ठीक है, और यहाँ एसिडिक H है, एक्टिव मिथाइलिन तो नहीं है। एक्टिव मिथाइलिन में तो कार्बन पे 2 H होते हैं, पर फिर भी एसिडिक H है। और इसकी रिएक्शन अभी जो बताई थी आप लोगों को पिछले पेजेस पर, ये वाली ये रिएक्शन कि डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन से होगी, ऐसा कोई कार्बन जिस पे एसिडिक हाइड्रोजन होगी, तो HCl कुल मिला के निकल जाएगा इस कार्बन का, और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनेगा, एजो कंपाउंड बनेगा। इसमें H होगा, जैसे यहाँ 2 H थे तो एक H बचा, उसने टॉटोमेरिस कर ली, ये बना। लेकिन मान लो ऐसा हो कि H ना हो, कोई ग्रुप हो, तो फिर सुटेबल ग्रुप रिमूव होकर भी यही वाला कंपाउंड बनेगा। क्वेश्चन में बोल रखा है, मतलब इस पैराग्राफ में बोल रखा है। तो चले आगे हम लोग। हाँ, तो पहले तो इसका H और ये Cl निकाल दूं, और इस कार्बन का बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ रख दूं। तो ये देखिए यहाँ OMe, यहाँ है NHC डबल बॉन्ड OCH3,
फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये एजो कंपाउंड बनाना है मुझे। और फिर इस कार्बन के साथ जिस कार्बन पर एक मिथाइल भी अटैच्ड है, एक कीटोनिक ग्रुप अटैच्ड है और एक ये एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOCH3। ये कंपाउंड होना चाहिए, ये कंपाउंड जी बोला है। इस कंपाउंड जी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C13। अब आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो कहीं पे, इसलिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, C13H17N3O4। अच्छा, जी के लिए कुछ लिखा हुआ है, देखो, जी डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। ये तो गड़बड़ हो रही है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता ये कंपाउंड जी। 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये तो गड़बड़ है यार, यहाँ तो कीटोन ग्रुप मौजूद है, कीटोन ग्रुप तो 2,4-DNP टेस्ट दे देगा। चलो इससे हिंट लगाते हैं। यही तो इन क्वेश्चंस की खूबसूरती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उन्हें पता है कि तुम यहाँ नहीं कर पाओगे, तुम अटकोगे कुछ ना कुछ, या ये कोई ऐसा कोई इसमें रिएक्शन आ रही होगी, कोई ग्रुप शिफ्टिंग जो भी आ रही है, उसका कुछ ना कुछ हिंट यहाँ दिया हुआ है, जानबूझ के दिया हुआ है। कार्बन 13 है इसमें, कार्बन गिनते पहले, 6 तो ये हो गए, 7 इस मिथाइल का 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 कार्बन आ रहे हैं, जबकि ये तो कह रहा है ये 13 ही कार्बन होने चाहिए। गड़बड़ है यहाँ तो। और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? ऑक्सीजन वगैरह तो 4 ही हैं, हाइड्रोजन गिनने की जरूरत ही नहीं, कार्बन ही डिफरेंट है। तो ये तो बना एजो कंपाउंड। सुन लो, ये कंपाउंड जी नहीं है, ये एजो कंपाउंड। और एजो कंपाउंड से फिर जो टॉटोमेरिस करने के बाद में हाइड्रेजो कंपाउंड बनाया था ना, वो कंपाउंड बना दिया है शायद इन्होंने, वो कंपाउंड बना दिया। ये कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा, ये कंपाउंड तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये कंपाउंड ना बने। ये कंपाउंड तो मैं वापस बनाऊंगा, इसका यूज़, ये कंपाउंड जी नहीं है ना वो, इसलिए मुझे ये तो वापस बनाना पड़ेगा। ये रहा वो कंपाउंड, यहाँ कार्बन, यहाँ मिथाइल, यहाँ कीटोनिक ग्रुप और यहाँ वो एस्टर CH3, ठीक है। यहाँ OMe, यहाँ NHC डबल बॉन्ड OCH3। ये नहीं था कंपाउंड जी, ये कंपाउंड जी नहीं है। इसमें कीटोनिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब क्या करें? देखो, यहाँ जब H था इस जगह तो कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बन गया था, है ना। जरूर 2 कार्बन तो गायब करना है और कीटोनिक ग्रुप नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए इसमें। ये ग्रुप है ना, रीअरेंजमेंट होकर हट गया होगा, उसने कहा है ना पिछले पैराग्राफ्स में कि सुटेबल ग्रुप हट जाएगा, तो ये ग्रुप तो नहीं है। और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनता ही है, मीडियम जो था वो एक्वस था ही, तो सुटेबल कंपाउंड बनाना पड़ेगा हमें। ये इससे टॉटोमराइज होकर बना होगा या चेंज होकर बना होगा, टॉटोमराइज वर्ड नहीं बोल सकता यहाँ पे, वो तो H का होता है। तो यहाँ OMe है पैरा पोजीशन पर, यहाँ NHC डबल बॉन्ड OCH3 है। एक मिनट यार, CH3, और यहाँ है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर ये नहीं होना चाहिए यार, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वरना ये नाइट्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला, और इस पर मिथाइल और ये एस्टर। अब आप बोलोगे कैसे हुआ? जो हिंट दिया उसके बेसिस पर ये कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि हमें वो जो पिछले पेजेस पे पैराग्राफ दिया है ना, उसमें ग्रुप शिफ्टिंग की बात की गई है। अब हमें पता नहीं है कैसे ग्रुप शिफ्ट होता है। सुटेबल ग्रुप बोला है, हो सकता है यहाँ कीटोनिक ग्रुप सुटेबल हो, कीटोन हमें चाहिए नहीं यहाँ पर। कार्बन 13 की करने थे, 15 में से 2 कार्बन मैंने कम कर दिए हैं यहाँ पर, और देख लेते हैं, देखिए और ग्रुप भी सेम है क्या। 13 कार्बन तो हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ऑक्सीजन हमें 4 चाहिए यहाँ पर, ऑक्सीजन भी काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नाइट्रोजन 3 चाहिए, ये 3 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, यही दिखाई दे रहा है मुझे तो, क्योंकि मैं इस कार्बन इसकी तरफ क्यों बनाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बार बार में ये हाइड्रोजन 3 बार तो बोल चुका है, वही फिशर इंडोल सिंथेसिस की बात कर रहा है, इसी से फिशर इंडोल सिंथेसिस की थी। और ये देखो, ये लुईस एसिड डाल के हीट कर दिया, वही फिशर इंडोल सिंथेसिस यहाँ होगी, ठीक है। अब इस फिशर इंडोल सिंथेसिस में
मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ इसको, कंपाउंड जी को। मैं कंपाउंड जी को नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, ले लो, और उससे फिर आगे बढ़ेंगे। कंपाउंड जी क्या था, ऐसा है। इस कंपाउंड जी को मैं थोड़ा तिरछा बना रहा हूँ, सुनो। इस कंपाउंड जी को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखना जरा। ये रहा नाइट्रोजन NH, ये रहा नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर CH3 और फिर COOCH3। ठीक है, इसकी पैरा पोजीशन पर क्या था, OCH3, और इस पोजीशन पर है नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3। ये वही कंपाउंड जी है, थोड़ा सा घुमा के बनाया है मैंने, एक बार देख लो वापस। ये कंपाउंड जी है, नाइट्रोजन की पैरा पोजीशन पर OMe है, यहाँ मेटा पोजीशन पर ये अमाइड ग्रुप है, और वैसा का वैसा कंपाउंड बनाया है। और जानबूझ के मैंने इस तरीके से क्यों बनाया कि मुझे पता है कि अभी इंडोल सिंथेसिस कर रहा है। इंडोल सिंथेसिस तुम्हें तभी समझ में आएगी जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि ये कार्बन और ये कार्बन तो जुड़ जाते हैं, ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। तो पूरा इंडोल सिंथेसिस वापस थोड़ा ना बताऊंगा मैं डायरेक्ट बताऊंगा। यहाँ एक R ग्रुप जुड़ा था, याद करो, यहाँ R डैश ग्रुप जुड़ा था और यहाँ ये R ग्रुप जुड़ा था, तो इसे R मान लो, और H तो R डैश ग्रुप मान लो, डायरेक्ट बना दो। तो इसमें होगी फिशर इंडोल सिंथेसिस, फिशर इंडोल सिंथेसिस, ठीक है, जो अभी बताई थी। और कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है यहाँ, वैसे तो मैकेनिज्म बताया जा सकता है, बट बिना मैकेनिज्म के ही कर सकते हैं क्योंकि हिंट उसने दिया हुआ है। देखो जानबूझ के मैं इस तरफ रखूंगा, इस तरफ नहीं रखूंगा। ये यहाँ भी तो कंबाइन हो सकता था और रिंग बन सकती थी 5 मेंबर रिंग, बट यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम रहेगा, तो यहाँ होगा NH। अब यार देखो, इन क्वेश्चंस को है ना खुद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं, इसको अगर तुम डायरेक्ट जस्ट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर लोगे, हाँ, तो तब बिल्कुल बोर हो जाओगे, और है ही बोरिंग है, समझाने की चीज़ नहीं है, खुद सोच के समझने की चीज़ है। जब तुम खुद करोगे और तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा होगा तब तो सॉल्यूशन देखने में तो मजा आएगा, वरना तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और तुम्हें क्या कोई मज़ेदार चीज़ है कि मैं मज़े थोड़ा दिलवा रहे हूँ तुम्हें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस किए होने चाहिए, तुम्हें खुद उसके बारे में कुछ सोचा हुआ होना चाहिए था, अपना जो है उसके बारे में डेप्थ तक सोचोगे, तब जाके तुम इन सॉल्यूशंस को कुछ समझ पाओगे। चले आगे। तो ये रहा नाइट्रोजन NH, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया था, यहाँ R डैश तो कुछ है ही नहीं, H ही है R डैश की जगह, तो और ये R ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O और Me। ये G के बाद H है, ये H वाला कंपाउंड है। इसमें भी एक बार देखें कार्बन कितने हैं। इस H में C13 है, 13 कार्बन है, 14 C13 H14, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। C13 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 14 है, नाइट्रोजन कितने थे, एक बार वापस देखें, 2 ही थे। नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 4, काउंट कर लो यार, कार्बन तो उतना ही है, कार्बन तो कहीं निकला नहीं, नाइट्रोजन कम हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन वगैरह भी कम हुए हैं, वो देख लो। क्लियर है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लिया करो। अब इसके आगे भी रिएक्शन दी हुई है, आप ये आगे रिएक्शन दी हुई है, HCl के साथ रिफ्लेक्स किया और C10 H10 N2O3 बना। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन, HCl के साथ रिफ्लेक्स किया है इसको, तो क्या बना है, C10 H10 और N2O3। तो हाइड्रोलाइसिस वगैरह कुछ हुआ होगा इसमें। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस किस किस का हो सकता है, 3 ग्रुप्स का हो सकता है। एक तो अमाइड का हो सकता है, तो ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये एस्टर का हो सकता है, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ईथर का भी हो सकता है। ईथर में हालांकि ऐसे वाटर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो इन ग्रुप्स का चाहिए होता है। तो अब इसमें देखो कार्बन 13 थे और 3 कार्बन कम हो गए। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो 2 कार्बन तो यहाँ से कम हो जाएंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा एस्टर का तो 1 यहाँ से कम हो जाएगा। इसका हो जाएगा तो 4 कम हो जाएंगे। तो 4 तो कम करने नहीं है, मैं ये वाला हाइड्रोलाइसिस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसने HCl के साथ रिफ्लक्स करने के लिए बोला है, तो मैं इसको थोड़ा सा वाटर ज़्यादा चाहिए होता है।
ठीक है, तो इसके साथ ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए, ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ बना देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस हो गया, कंपाउंड आई, है ना बोरिंग, बोर तो होना पड़ेगा। तो यहाँ बन गया COOH, और यहाँ तो OM ही रहना ही चाहिए, और यहाँ NH2 और एसिटिक एसिड बाहर निकला, 3 कार्बन कम कर दिए, ये कंपाउंड आई हो गया। ठीक है।